अभी हम डिस्कस करेंगे ये वाला पेपर आपका जो कि 2021 में आया था, ठीक है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, टू एक्सेस अ सुपर कंप्यूटर यूजर ऑफन यूज्ड अ टर्मिनल। टर्मिनल क्या होता है? इसमें क्या होता था, एक बड़ा प्रोसेसर होता था। जैसे कि ये आपके पास एक प्रोसेसर है, बहुत बड़े बड़े होते थे प्रोसेसर्स, इसके साथ हार्ड डिस्क एंड ऑल। इसी के साथ हमारे पास मल्टीपल टर्मिनल्स कनेक्टेड होते थे। तो ये कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है, इसमें प्रोसेसर एक ही है, सिंगल प्रोसेसर है, लेकिन इसमें टर्मिनल्स अलग अलग होते थे जिसमें आपके पास मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस अपना अपना होता था, एंड दे ऑल कुड यूज द सिंगल प्रोसेसर। तो ये सारे मिलके एक सिंगल प्रोसेसर का इस्तेमाल करते थे। तो दैट्स व्हाई इट्स वाज कॉल्ड मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, और जब बहुत ही फास्ट होते थे तो उनको सुपर कंप्यूटर्स कह देते थे। मेन फ्रेम जरूरी नहीं है कि बहुत फास्ट हो, सुपर कंप्यूटर्स यूज टू बी अल्ट्रा फास्ट इन कैलकुलेशंस। तो इसका आंसर होगा टर्मिनल, जो इसके साथ अटैच होता है। टर्मिनल के अंदर आपके पास सिर्फ मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस होता है, बाकी चीजें नहीं होती, ठीक है। तो उसका अपना कोई प्रोसेसर नहीं होता, सिर्फ आपके पास बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, जिसे हम टर्मिनल कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज नॉट ओन्ड एंड लाइसेंस्ड बाय अ कंपनी? ठीक है, तो इसमें से यूनिक्स जो है वो ओपन सोर्स है। वैसे तो लिनक्स भी ओपन सोर्स है, पर यूनिक्स इज नॉट ओन्ड बाय एनीवन, इट इज ओन्ड बाय अ कम्युनिटी। तो कम्युनिटी के थ्रू ओन होता है, इसलिए आंसर इसका सी है। A program designed to destroy data on a computer which can travel to infect other computers is called a dash. एक प्रोग्राम जो कि दूसरी चीजों को अफेक्ट करता है इन अ नेगेटिव वे। अब इसमें मैं आपको एमसीक्यू नहीं दे पा रही हूँ, बट मैं एक काम करूंगी, इस पेपर को भी ना मॉक टेस्ट में डाल दूंगी, ताकि आप उसमें जब सॉल्व करो तो आप देख सको आपके कितने सही आंसर्स आए हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास आंसर क्या है? वायरस। हमने कल ही मतलब पिछले से पिछली क्लास में किया था कि वायरस क्या होता है? इट इज अ प्रोग्राम विच अफेक्ट्स योर कंप्यूटर इन अ नेगेटिव वे, इट इज देयर टू हार्म योर कंप्यूटर। मैनचेस्टर मार्क वन कंप्यूटर वॉज बेस्ड ऑन। अब ये जो है ना, ये थोड़ा सा आपके लिए, ये वाली चीज थोड़ी रट्टा मारने वाला काम है। हमारे पास फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स होता है। हाँ जी, किसने हैंड रेज किया था? सो यू हैव मल्टीपल जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, और वो उसके कुछ कुछ एग्जाम्पल्स हैं, वो आपको याद करने पड़ेंगे। इसमें से मैनचेस्टर मार्क वन जो है, ये आपका सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स में आएगा, जहां पर स्टोर्ड प्रोग्राम का कंसेप्ट आया था। So it was based on the concept of stored program. I'll try to make a table of this and give you, ताकि आप वहां से इनके जो नाम है वो याद रख सको कि कौन सी जनरेशन के कौन कौन से कंप्यूटर्स थे जो किस चीज पे बेस्ड थे। तो ये हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स में से है, आईबीएम के कंप्यूटर नेम्स। हाँ, ये स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट पे जो बेस्ड था, दैट वाज मैनचेस्टर मार्क वन। हाँ, I'll provide you that. Computer networking devices are also called as interworking unit, system equipment, projecting unit, software defined unit. अब ये कोई बुक में आपको एज इट इज ये सेम लाइन नहीं मिलेगी जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि ये लाइन मुझे कहीं पे डेफिनेशन में लिखी हुई है, ये आपको कॉमन सेंस लगानी पड़ेगी ऐसे क्वेश्चन के लिए कि कंप्यूटर नेटवर्किंग डिवाइसेस को हम इन चारों ऑप्शंस में से क्या बुला सकते हैं। जो आपस में काम कर रहे हैं, मतलब इंटर वर्किंग यूनिट बुला सकते हैं। इट्स ऑब्वियसली नॉट सॉफ्टवेयर, प्रोजेक्टिंग भी नहीं है, सिस्टम इक्विपमेंट तो होगा ही, लेकिन टू बी स्पेसिफिक इट विल बी इंटर वर्किंग यूनिट। तो ये आपको किसी बुक में से नहीं मिलने वाला है, पर आपको इसमें अपनी कॉमन सेंस लगा के सोचना पड़ेगा कौन सा वर्ड इसके लिए सही बैठ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट? टेलीकम्युनिकेशन मतलब जहां पे टेलीफोन लाइंस यूज होती हो, ठीक है। तो फैक्स मशीन टेलीफोन के थ्रू होता है। हम फैक्स, आपको पता भी है फैक्स क्या होता है, क्योंकि पहले जमाने में तो फैक्स होते थे, आजकल होते ही नहीं है। फैक्स मशीन क्या होती है कि हम टेक्स्ट भेज सकते थे फोन के थ्रू, दूसरी साइड पे प्रिंट आउट निकल आता था। जैसे किसी को अर्जेंट मैसेज भेजना है ना, रिटर्न में कोई चीज भेजनी है, तो यहां से सेंड होगी और दूसरी साइड उसका प्रिंट आउट निकल आएगा, उसे फैक्स मशीन कहते थे। आजकल तो ऐसा कुछ जरूरत ही नहीं पड़ती, वैसे ही सारी पीडीएफ्स भी सेंड हो जाती हैं, सब कुछ ही सेंड हो जाता है, बट पुराने टाइम पे यूज होता था। टेली प्रिंटर्स वर देयर। मॉडम है जो कि आपके इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को टेलीफोन लाइंस में, क्योंकि जब पहले हमारा इंटरनेट था वो डायल अप कनेक्शन के थ्रू होता था, तो उसमें मॉडेम के थ्रू ही कनेक्शन हो पाता था, अदरवाइज नहीं हो सकता था। हब तो कंप्यूटर नेटवर्क्स में यूज होती है, उसका टेलीफोन लाइंस के साथ कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। स्विचिंग
का है, क्योंकि स्विच तो टेलीफोन्स में भी यूज होते हैं, कंप्यूटर्स में भी यूज होते हैं, बट हब इज यूज ओनली इन कंप्यूटर नेटवर्क। सो इसका टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है। बाइनरी कोडेड डेसिमल नंबर एक्सप्रेस ईच डिजिट एज अ। अब बाइनरी कोडेड डेसिमल्स क्या होते हैं कि आपके पास जो 10 डेसिमल नंबर्स हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इनका डायरेक्ट बाइनरी कोड है जिसके थ्रू मैं इनको रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, है ना। अब सीधी सी बात है, देखो अगर मैं 3 बिट्स का कोड लेती हूँ, 3 बिट्स के मैक्सिमम कॉम्बिनेशंस कितने बनेंगे? 8। तो मैं इसमें ज्यादा से ज्यादा 7 तक के डिजिट को रिप्रेजेंट कर पाऊंगी ना, 8 और 9 को तो रिप्रेजेंट नहीं कर पाऊंगी। तो मुझे कितनी बिट्स का कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा? 4 बिट्स का, ताकि मैं हर नंबर को रिप्रेजेंट कर पाऊं। तो जो 0 है वो होगा 4 बार 0, 1 है 0001, 2 होगा 0010, 3 होगा 0011, 4 होगा 0100, 5 होगा 0101, दिस इज 0110, 0111। क्योंकि बेटा 3 बिट्स है ना मेघा, उसमें 3 बिट्स में आपके पास 111 इज 7, तो 8 कैसे आएगा? 8 नहीं आ पाएगा ना, 8 के लिए 4 बिट्स की जरूरत है। 1000 इज 8, 1001 इज 9। तो मतलब आपको कितनी बिट्स की जरूरत हुई डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए? 4। सो अगर मुझे डायरेक्ट एक डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करना है, आई नीड 4 बिट्स, और 4 बिट्स को हम क्या कहते हैं? निबल, है ना। सो अ निबल इज अ कलेक्शन ऑफ 4 बिट्स। इसलिए हम कह सकते हैं कि एक बाइनरी कोडेड डेसिमल को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या चाहिए होता है? निबल चाहिए होता है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई आंसर टू दिस क्वेश्चन इज निबल। इज इट क्लियर टू एवरीवन? हाँ, तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, इसीलिए प्रैक्टिस इसीलिए करते हैं कि कंसेप्ट समझ आ गया, लेकिन उस कंसेप्ट को अप्लाई कहाँ करना है वो भी बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, है ना। दैट्स व्हाई वी नीड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस। What type of software is most useful for the creation of, क्या लिखा है? Brochures, posters and newsletters। ठीक है, आपको ब्रोशर्स बनाने हैं, पोस्टर्स बनाने हैं, तो उसमें किस तरह के सॉफ्टवेयर यूज होंगे? फर्स्ट इज स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। तो वो तो नहीं होगा। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कौन सा होता है? जो एक्सेल में होता है। आज मैंने मॉक टेस्ट में भी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया है। तो एक्सेल इज वन ऑफ योर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, जिसके अंदर रोज एंड कॉलम्स में डेटा स्टोर होता है, एंड वी कैन परफॉर्म कैलकुलेशंस एंड ऑल। दैट इज योर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। वेब ऑथराइजिंग सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है फ्रंट पेज। इसमें क्या होता है कि हम वेब पेजेस डिजाइन कर सकते हैं और उनका HTML अपने आप जनरेट हो जाता है। देन मल्टीमीडिया ऑथराइजिंग सॉफ्टवेयर। मल्टीमीडिया ऑथराइजिंग सॉफ्टवेयर आर लाइक फ्लैश, जिसमें आप मल्टीमीडिया से रिलेटेड चीजें बना सकते हो, एनिमेशन डाल सकते हो, इमेजेस, टेक्स्ट, सब कुछ डाल सकते हो। बुक्स पब्लिश करने के लिए, ब्रोशर्स बनाने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज होते हैं वो होते हैं डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। सो डी इज द आंसर। कैन यू नेम वन डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर? किसी एक का एग्जाम्पल दे सकते हो आप? You know any one software which comes under the category of desktop publishing software? Any one software जो कि desktop publishing की category में आता हो? Photoshop, Canva। Canva तो ऐप है ना, सॉफ्टवेयर नहीं है। आप या तो ऑनलाइन यूज करते हो, बट फोटोशॉप इज अ सॉफ्टवेयर, ठीक है। सो फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ इज अ सॉफ्टवेयर, फोटोशॉप इज अ सॉफ्टवेयर। सो दीज आर यूज फॉर डेस्कटॉप पब्लिकेशन। उसने भेजा है मेघा, मैं ग्रुप पे भेज देती हूँ अभी। Most application software today come with an interface called। आजकल हम जो भी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उनका इंटरफेस कैसा होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, आयरन यूजर इंटरफेस, बटन यूजर इंटरफेस। तो आयरन और बटन तो कुछ होते ही नहीं है, तो हम जो यूज करते हैं वो क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ए।
To view information on the web, you must have a web browser. अगर आपको इंटरनेट से कोई भी चीज अपने कंप्यूटर पे ओपन करनी है तो आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास वेब ब्राउजर होना चाहिए, है ना? मॉडेम तो ठीक है, उसके लिए तो इंटरनेट कनेक्शन है, इंटरनेट तो हमारे पास है। अब उस पेज को व्यू करने के लिए आपको जो चाहिए वो है वेब ब्राउजर। कैन यू नेम अ फ्यू वेब ब्राउजर्स? कुछ वेब ब्राउजर्स के नाम बता सकते हैं आप? ब्रेव, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari, Microsoft Edge. So ये सारे हमारे वेब ब्राउजर्स हैं. A device that connects multiple network segments alone, the data link layer is called as dash. मल्टीपल नेटवर्क सेगमेंट्स हैं, मतलब अलग अलग नेटवर्क्स हैं, उनको आपस में कनेक्ट करना है, ठीक है? सो कनेक्ट्स मल्टीपल नेटवर्क सेगमेंट्स. सो मल्टीपल नेटवर्क सेगमेंट्स का मतलब है डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क्स हैं जिनको आप आपस में कनेक्ट करना चाहते हो. सो स्पेसिफिकली वैन बताया नहीं है, और दूसरा यहाँ पे गेटवे ऑप्शन भी नहीं है. तो मल्टीप्लेक्सर का तो नेटवर्क में रोल ही कोई नहीं है. मॉडेम का काम क्या होता है? टू परफॉर्म मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन. हब होता है एक ही नेटवर्क में कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए. हब इज उज्जवल कि आपको एक ही नेटवर्क बनाना है, सिंगल नेटवर्क यू हैव टू क्रिएट, और उसके अंदर आप कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर रहे हो. सो यू आर कनेक्टिंग मल्टीपल कंप्यूटर्स टू फॉर्म अ नेटवर्क. दैट इज द पर्पस ऑफ अ हब, ठीक है? लेकिन यहाँ पे वो क्या कह रहा है? मल्टीपल नेटवर्क सेगमेंट्स हैं, ये अलग नेटवर्क है, ये अलग नेटवर्क है, एंड वी नीड अ डिवाइस जिससे ये तीनों आपस में कनेक्ट हो सकें. So to connect different local area networks or metropolitan area networks together, we use a bridge. तो different networks को आपस में connect करने के लिए ब्रिज यूज होगा. अगर यहाँ पे राउटर की ऑप्शन होती तो आप कंफ्यूज हो सकते थे कि राउटर भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर राउटर की ऑप्शन ही नहीं है, सो इट शुड बी ब्रिज. एज एन एक्सटेंडर. एक्सटेंडर फॉर व्हाट? वाईफाई या फिर दो नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए? अगर दो नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए यूज किया हुआ है तो यस, उसको ब्रिज बोलेंगे. वाईफाई के लिए वो ब्रिज नहीं है, वो तो सिर्फ आपके सिग्नल्स को वायरलेस में कन्वर्ट करके आगे पास ऑन कर रहा है. What type of computers are client computers most of the time in a client server system? Mainframe computer, mini computer, macro computer, none of these. So जो लेटेस्ट है वो हमारे मैक्रो कंप्यूटर हैं. तो नॉर्मली जब हम नेटवर्क्स बनाते हैं तो उसमें आपके पास दो तरह के कंप्यूटर्स होते हैं, क्लाइंट एंड सर्वर, ठीक है? सो क्लाइंट कंप्यूटर्स आर जिनको सर्विसेज लेनी होती हैं, और सर्वर्स जो होते हैं उनको सर्विसेज देनी होती हैं. तो सर्वर में आपके पास मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर्स फिर भी हो सकते हैं, लेकिन जो क्लाइंट है जिसको सिर्फ रिक्वेस्ट करना है और अपना डेटा चाहिए, वो जनरली हमारा माइक्रो कंप्यूटर होता है. दैट इज योर फोर्थ जनरेशन और थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स. फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, सॉरी. सो दैट्स योर फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स विच वी हैव. मिनी कंप्यूटर्स थर्ड जनरेशन में आते हैं जब इंटीग्रेटेड सर्किट्स नए नए बने थे. फोर्थ जनरेशन में माइक्रो कंप्यूटर्स आते हैं जब आपकी चिप्स छोटी से छोटी होती जा रही हैं और सिस्टम का साइज भी छोटे से छोटा होता जा रहा है, लैपटॉप पतले से पतला बनता जा रहा है. Which computer system is mainly used in weather forecasting and disaster control? पढ़ने का ब्रिज का पर्पस होता है सिर्फ कनेक्ट करना, ताकि जो उनके पैकेट साइज वगैरह में डिफरेंसेस हैं दो लैंड्स में, वो उसको ओवरकम कर सके. बट सिमिलर टाइप के नेटवर्क्स होते हैं, मतलब अगर लैन है तो सारी की सारी लैन होंगी, ठीक है? और उनके बीच में जो कनेक्शन है वो ब्रिज के थ्रू होता है. राउटर कैन कनेक्ट डिसिमिलर नेटवर्क्स ऑल्सो. तो राउटर आपका एक लैन है, एक मैन है, एक में स्टार टोपोलॉजी है, एक में रिंग है, तो वो उनको भी आपस में कनेक्ट कर सकता है. वाईफाई राउटर अलग होता है उज्जवल, और जनरल राउटर अलग होता है. हाँ, सुपर कंप्यूटर्स यूज होते हैं इसमें. क्यों यूज होते हैं? क्योंकि सुपर कंप्यूटर्स आर वेरी फास्ट. तो वेदर फोरकास्टिंग और डिजास्टर कंट्रोल में ह्यूज अमाउंट ऑफ कैलकुलेशंस चाहिए होती है, ह्यूज अमाउंट ऑफ कैलकुलेशंस, दैट टू एट अ वेरी फास्ट स्पीड.
और वो सिर्फ सुपर कंप्यूटर्स कर सकते हैं। तो ये सुपर कंप्यूटर्स की डेफिनेशन ही है कि सुपर कंप्यूटर्स इतने फास्ट होते हैं कि हम उन्हें वेदर फोरकास्टिंग और डिजास्टर कंट्रोल में यूज करते हैं। The computer's capability of distinguishing spoken words is called. It's very much clear, है ना? अपने आप self explanatory आंसर है इसका. That's called voice recognition. हाँ, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर यूज फॉर सर्वर्स, उसमें आपके पास एक ही प्रोसेसर होता है और बाकी के जो कंप्यूटर्स हैं वो सिर्फ टर्मिनल्स होते हैं। जो हम कंप्यूटर नेटवर्क में सर्वर यूज करते हैं वो जरूरी नहीं है कि मेन फ्रेम हो। सो नॉर्मल कंप्यूटर नेटवर्क में जो कंप्यूटर सर्वर होता है उसका सिर्फ प्रोसेसर अच्छा होता है। इट इज अ नॉर्मल कंप्यूटर ओनली, बट इट कैन एक्ट एज अ सर्वर विद द हेल्प ऑफ सम स्पेशल ऑपरेटिंग सिस्टम्स, जिसमें से जैसे विंडोज एनटी, और भी जरूरी नहीं है कि अलग से सर्वर वाला ऑपरेटिंग सिस्टम हो, नॉर्मल भी हो सकता है, बट दैट कैन एक्ट एज अ सर्वर। So this is voice recognition. Computers built in the first generation used dash devices. अब देखो इसमें डिवाइस का नाम नहीं दिया सीधे सीधे, है ना? इसमें हमारे पास क्या होता था फर्स्ट जनरेशन में, कौन सा डिवाइस यूज होता था? Which device we used to use in the first generation of computers? हिंट भी दे दिया मैंने अब तो। Vacuum tubes, yes. So vacuum tubes was the thing which was used in first generation of computers. ट्रांजिस्टर किस में थे? सेकेंड जनरेशन में। इलेक्ट्रिकल तो आपके थर्ड जनरेशन में जाकर आए, है ना? सो ऑल ऑफ द अबव तो नहीं है, तो ऑब्वियसली ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से भी कौन सी बचती है? वैक्यूम ट्यूब्स। सो वैक्यूम ट्यूब्स आर इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस। मैकेनिकल, बेसिकली मोर ऑफ मैकेनिकल, बट इलेक्ट्रिसिटी के साथ काम करते हैं तो हम उनको इलेक्ट्रोमैकेनिकल कह सकते हैं। सो जो डिवाइस का नाम है वो वैक्यूम ट्यूब्स है। सो इसमें अगर आपको इलेक्ट्रोमैकेनिकल में कंफ्यूजन है तो आप यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हो कि ट्रांजिस्टर सेकंड में था, इलेक्ट्रिकल का मतलब हो गया सर्किट्स, वो थर्ड जनरेशन में आए। ऑल ऑफ द अबव तो है नहीं, तो ऑब्वियसली ऑप्शन है कि भाई बी ही आंसर होगा, दैट इज इलेक्ट्रो मैकेनिकल। सो जब कभी थोड़ी कंफ्यूजन हो तो हम एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते हैं एमसीक्यूज के अंदर। So this was question 15. Now we have question 16. In Windows ME, what does M stand for? अभी आप लोगों को पता नहीं होगा, पर विंडोज के ना डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स थे, जिसमें से एक वर्जन था विंडोज ME जिसे हम विंडोज मिलेनियम कहते हैं। तो हमारे पास माइक्रो एक्सपर्ट जैसे कोई भी विंडोज के वर्जन नहीं आए थे। तो हमारे पास विंडोज, मैंने जब पढ़ना शुरू किया था, मतलब व्हेन आई स्टार्टेड माय स्टडीज, तो वी गॉट विंडोज 98 था उस टाइम पे। सो विंडोज 98 पे शुरू किया था वो, ऑल्दो फर्स्ट ईयर के बाद एक्सपी ही आ गया था। 98 बहुत कम टाइम ही मैंने यूज किया, बट देन वी गॉट विंडोज एक्सपी। पर इससे पहले विंडोज 95 भी होता था, फिर विंडोज 98 आया, फिर विंडोज एक्सपी आया, फिर विंडोज मिलेनियम आया, विंडोज एनटी आया, एनटी मतलब नेटवर्क, ठीक है। देन उसके बाद तो फिर वर्जन आते ही चले गए, फिर विंडोज 7, अभी विंडोज 10, और अब आपका विंडोज 11 है, ठीक है। सो ME stands for millennium over here. To protect yourself from computer hacker instructions, you should install a. ये तो बताया मैंने अभी 2 दिन पहले। सो इट इज अ फायरवॉल। सिर्फ वायरस से बचाना हो तो एंटीवायरस हो सकता है, एंटीवायरस यहाँ ऑप्शन ही नहीं है। बट अगर आपको हर तरह के अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाना है तो इट हैज टू बी अ firewall which will save you from all kind of unauthorized access. A device for changing the connection on a connector to a different configuration is. जैसे अभी उज्जवल ने बोला कि मैंने अडेप्टर के थ्रू डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन में चेंज किया है, सो इट इज नॉट अ कन्वर्टर कंपोनेंट अटैचमेंट, ये तो आंसर्स लग ही नहीं रहे हैं वैसे ही। सो इट हैज टू बी एन अडेप्टर। सो अडेप्टर का मतलब ही क्या होता है? अडेप्ट करना, कि अगर आप कुछ चेंजेस कर रहे हो कॉन्फ़िगरेशन में, उनको अडेप्ट करने के लिए वी हैव द अडेप्टर।
So answer is adapter. It's a very general question, not specific to computers. ये तो normally भी कहीं पे भी use हो सकता है. Sure, Megha. Data processing computer built using conventional architecture is known as mainframe computers. ठीक है. ASCII stands for, this is a very typical question, American Standard Code for Information Interchange. That is option number C. So American Standard Code for Information Interchange. ASCII जो है वो आपका 8 bits का कोड होता है. That means 1 byte. Actually में 7 bits होता है, लेकिन 7 bits कोई storage नहीं होती, इसलिए हम इसको 8 bits या 1 byte का कोड कहते हैं, which is used to represent your English alphabets. So capital A to Z का अगर मैं decimal देखूं तो I have 67 to 90. Small a to Z देखूं तो 97 to 120, sorry 65 to 90, 97 to 122, 0 to 9 आपका होता है 48 to 57. क्या मेघा? अभी जो यूज होता है वो क्या होता है? यूनिकोड. एस्काई सिर्फ सपोर्ट करता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड, मतलब इंग्लिश अल्फाबेट्स को. यूनिकोड ऑलमोस्ट सारी लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है. यूनिकोड स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल कोड एंड इट टेक्स 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी पर कैरेक्टर. हर कैरेक्टर के लिए 2 बाइट्स चाहिए होती है. The main function of CPU is to provide external storage to communicate with the operator, to read, interpret and process the information and instructions. Very simple. हाँ, yes Megha. So इसका आंसर clearly क्या है? Option number C, that is to read, interpret and process the information. The ability of an OS to run more than one application at a time is called. The ability of OS to run more than one application at a time. तो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम एक टाइम पर एक से ज्यादा एप्लीकेशंस को रन कर रहा है उसे मल्टीटास्किंग कहते हैं. टाइम शेयरिंग में एग्जीक्यूट एक टाइम पे एक ही होता है, लेकिन उनके बीच में टाइम स्लॉट्स जो है वो चेंज होते रहते हैं. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग तो टोटली डिफरेंट थिंग है. ठीक है. सो मल्टीटास्किंग इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 22. Punched cards read-write memory was primarily designed by Dash. पंच कार्ड सबसे पहले किसने बनाए थे? ये नाम हैं कुछ कुछ चीजों के जो आपको याद रखने पड़ेंगे. ये जीके में भी पूछा जा सकता है. आई एम वेरी बैड इन रिमेम्बरिंग नेम्स, लेकिन आपको एग्जाम देना है तो आपको नाम याद रखने पड़ेंगे एग्जाम देने के लिए. सो इसका जो आंसर है वो है हरमन होलरिथ. ठीक है. सो इट्स पंच्ड कार्ड्स रीड राइट मेमोरी जो है वो सबसे पहले हरमन होलरिथ ने बनाई थी. यू शुड प्रे कि ऐसा क्वेश्चन ना ही आए, क्योंकि अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो पता नहीं कुछ भी पूछ सकते हैं ना, किसी भी डिवाइस का पूछ सकते हैं. अब हम कितने डिवाइस के डेवलपर्स के नाम याद रख लेंगे. बट एनी हाउ, लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि ये ना ही पूछें. A device that connects to a network without the use of a cable is said to be wireless. है ना? सो जो बिना वायर के कनेक्ट होता है उसको क्या कहते हैं? वायरलेस. वेयर इज द डिस्क पुट इन अ कंप्यूटर? डिस्क को कहां पे हम पुट करते हैं? अगर मेरे को एक कंप्यूटर में डिस्क डालनी है तो मैं कहां पे पुट करूंगी? Disk drive. Very simple. So it will be in the disk drive. What is an email attachment? A recipient sent by the recipient, a receipt sent by the recipient, a separate document from another program sent along with the mail, a malicious क्या लिखा है? Malicious something that feeds on your message, a friend to whom email is sent. It's B. Separate document from another program. आपने एक चीज नोटिस की हो कि 30 क्वेश्चंस में से ना जो ट्रिकी या अजीब से क्वेश्चंस हैं वो गिन के 3 या 4 होंगे, है ना?
बाकी क्वेश्चन सिंपल हैं और डायरेक्ट हैं। सो होता क्या है कि अगर 30 क्वेश्चंस में से हमारे 2 या 3 भी ऐसे लगे ना जिसके आंसर नहीं पता चल रहे, तो हमें टेंशन हो जाती है कि ये क्या पूछ लिया, ये कैसे क्वेश्चंस आ गए, है ना। सो आप ये देखो कि 30 में से 26 तो बहुत सीधे सीधे ही होंगे जो आपको आते होंगे। 4 क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं जिसकी लैंग्वेज क्लियर ना हो, या जो आपने शायद पहले कभी डायरेक्टली ना पढ़ा हो, तो उन क्वेश्चंस को 2-3 बार अच्छे से पढ़ो। कॉन्फिडेंट हो तो ही आंसर करो, नहीं हो तो छोड़ दो क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है ना। The unit in the communication receiver which generates data is called डेटा सेंटर इक्विपमेंट। तो नहीं है, डोमेन नेम सर्वर भी नहीं है, बचे दो। ठीक है, एक है डेटा रिसीविंग इक्विपमेंट, एक है डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट। द यूनिट इन द कम्युनिकेशन रिसीवर विच जनरेट डेटा, उसको क्या कहेंगे? डेटा जनरेट डेटा लिखा ना यहाँ पे, जनरेट डेटा है इसलिए डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट है। अगर सिर्फ रिसीव कर रहे होते तो रिसीविंग होता, बट विच जनरेट्स डेटा है तो उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए लिखा है जनरेट डेटा है, तो इट विल बी टर्मिनल इक्विपमेंट। अ रीयूजेबल सीडी इज लेबल्ड एज, अगर एक सीडी है जिसको आप बार बार यूज कर सकते हो, उसके ऊपर नॉर्मली क्या लिखा होता है? आजकल तो सीडीज यूज ही नहीं होती, बट अगर आपके पास एक सीडी है जिसको हम दोबारा से यूज कर सकते हैं, तो उसके ऊपर सीडी के साथ एक वर्ड लिखा होता है। वो इन चारों में से कौन सा है? It is D, RW, rewritable. Very good, Ujjwal. Very good, Ritik. So it is rewritable. So RW का मतलब है कि इसको हम दोबारा से write कर सकते हैं. So rewritable is the correct answer for this. Second last question. One of the following units interprets program instructions and initiates operations. कौन सी यूनिट है जो प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शंस को बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद उनको एक्चुअली में एग्जीक्यूट करती है? विच वन इज दैट? कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन नंबर डी। सो कंट्रोल यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग ऑल। सी कैसे बेटा? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट तो गाइडेड, सी वाले गलत हैं, क्या कर रहे हो? डी इज द आंसर ना। कंट्रोल यूनिट इज द आंसर। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को तो कंट्रोल यूनिट बोलेगी कि कैलकुलेट करो, तब वो करेगी, पर क्या कैलकुलेट करना है, कैसे करना है, वो सब डिसाइड करने का काम कंट्रोल यूनिट का है। सो इंटरप्रेट करना पहले तो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को और फिर उसको एग्जीक्यूट करवाना, वो कंट्रोल यूनिट का काम है, ना कि अरिथमेटिक का। अरिथमेटिक तो कंट्रोल यूनिट का एक तरह से जूनियर है, तो कंट्रोल यूनिट उसको गाइड करेगा कि ये रिजल्ट मुझे कैलकुलेट करके दो, बट द यूनिट रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन इज कंट्रोल यूनिट। तो आंसर शुड बी डी। Last, compiling creates a dash, error-free program, program specification, subroutine या फिर executable program. Ujjwal says it's D. Ritik also says it's D. And yes, the answer is D, executable program. तो high level language program जो है वो compiler के पास जाता है, जिसे हम source code कहते हैं। बदले में वो हमको क्या देता है? मशीन कोड, जिसे हम ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। ठीक है, तो जो आपका हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम होता है, so high level language program goes to your compiler and then you get a binary code or low level code for that. तो जो हमारा हाई लेवल कोड है उसको हम कहते हैं सोर्स कोड, और यहाँ पे जो हमारे पास आता है उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट कोड। ठीक है, सो these were your 30 questions asked in the year 2021 for the IPU CET. ठीक है जी, क्लियर? अब बताओ और क्या डाउट है? मेघा बताओ, व्हाट वर यू आस्किंग? नाउ टेल मी इफ यू हैव एनी अदर डाउट।
1111 ये ऐसे ही लिखा हुआ है, मतलब हैव यू कन्वर्टेड समथिंग या था ही ऐसे? कितने वन है? 5। सो 5 1 है और ये है 1010। देखो हम डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या होता है सब्ट्रैक्शन का, कि a माइनस बी जो है दैट इज सेम एज राइटिंग a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस 1। तो इस नंबर का, नहीं आप ऐड, हाँ एलिमिनेट होना चाहिए, यस। सो ये जो 1010 है इसको अगर मैं 5 बिट्स में लेती हूं, ठीक है, तो इसका हम क्या निकाल लेंगे? वंस कॉम्प्लीमेंट, फिर क्या आ जाएगा? टूज कॉम्प्लीमेंट। तो इसको हम ऐड करवा देंगे अब इसके अंदर। सो दिस इज 1 0 1 0 1 0 1। ये तो आ ही नहीं रहा, इसका तो आंसर ये आ रहा है 1 1 0 0 1। उसमें से भी ये जो है वो डिस्कार्ड होना चाहिए। ये आपने कहाँ पे आंसर देखा है मेघा? फ्रॉम वेयर हैव यू सीन द क्वेश्चन? और अगर हम डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन मेथड भी लगाते तो 1 में से 0 गया 1, 1 में से 1 माइनस किया 0, तो ये आंसर आना चाहिए था 1 0 1 0 1। ना, शॉर्ट्स में जो भी आंसर था वो गलत है। आप देखो अगर डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन करते हो तो 1 0 1 0 1 आता है, ठीक है। अगर आप टूज कॉम्प्लीमेंट से सब्ट्रैक्शन करते हो तो 1 0 0 0 1 आता है, ये वाला 1 डिस्कार्ड हो जाएगा। दोनों तरीके से कर सकते हो पढ़ने का, ये वाला भी है और ये वाला भी है। अगर आपको बोला जाता है न्यूमेरिकल्स में कि 23 - 15 करना है तो टूज कॉम्प्लीमेंट से ही करोगे, ठीक है। लेकिन जैसे अभी मेघा ने पूछा है कि इसमें से इसको माइनस कर दो, तो आप ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो कि 1 - 0 इज 1, 1 - 1 इज 0, 1 - 0 इज 1, 1 - 1 इज 0 और 1, यहाँ पे ऑब्वियसली 0 ही लेंगे तो इसको हम 1 ले लेंगे। अब इस केस में प्रॉब्लम तब आती है जब मेरे पास यहां पर ऐसे हो, है ना। अब इसमें कैसे माइनस करेंगे? 1 - 0 तो 1 हो गया। अब 0 में से तो 1 माइनस नहीं हो सकता, तो हम यहां पर भी क्या कर लेंगे? कैरी ले लेंगे। जब हम यहां कैरी लेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 1 0। 1 0 स्टैंड फॉर वॉट? 1 0 का मतलब क्या होता है? 2। तो 2 - 1 इज 1, और यहां पर क्या रह गया था? 0, क्योंकि ये तो कैरी चला गया था, तो यहां 0 रह जाएगा। 1 - 1 इज 0 और फिर ये 1 आ जाएगा। सो इसमें कैरी भी लिया जा सकता है अगर आपको डायरेक्ट बाइनरी सब्ट्रैक्शन दी है तो। हाँ भाई, सॉरी कैरी नहीं, बोरो हो जाएगा। हाँ मैंने गलत वर्ड यूज कर लिया, कैरी नहीं कर रहे, बोरो कर रहे हैं। हाँ तो इस केस में तो बोरो की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना मेघा, जो आपने क्वेश्चन पूछा है। 1 - 1 है तो 0 होगा ना, बोरो क्यों करेंगे? वी विल नॉट बोरो एनीथिंग इन दिस एग्जाम्पल। इसमें तो डायरेक्ट ही सब्ट्रैक्शन हो रहा है। 1 में से 0 माइनस हो सकता है, 1 आ जाएगा। 1 में से 1 को माइनस करेंगे, 0 आ जाएगा। इसमें तो बोरो चाहिए ही नहीं। ये सेकेंड वाले में बोरो चाहिए था, तो इसमें हम 1 को बोरो करेंगे। तो ये 10 मतलब 2 हो गया, तो 2 - 1 इज 1। यहाँ 0 रह गया था, इसलिए 0 - 0 इज 0। आया समझ में? यस मेघा। Anyone else has any other doubt?
ठीक है, सो मॉक टेस्ट 4 कर लेना जिसने नहीं किया है अभी। ठीक है उज्जवल, जीके और इंग्लिश का है ना, वो मिला के इतने ही क्वेश्चंस बनेंगे, 40 क्वेश्चंस है ना जीके और इंग्लिश मिला के। चलो, बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू टुमारो। ठीक है, बाय। मैथ्स का मैं मंडे से कुछ शुरू करती हूँ नमीर। ठीक है, यू टू हैव अ नाइस डे, बाय बाय।